हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 सिविक्स का। तो इसमें हम सरकार के बारे में जानेंगे। सरकार क्या होती है, कितने लेवल की सरकार है हमारे देश में, या सरकार कैसे चुने जाते हैं, जो सरकार में लोग बैठे हैं, किसको हम सरकार कहते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सरकार का जितना भी काम है या जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा आएगा सरकार क्या है। ये देखते हैं सरकार क्या है। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए और निश्चित पद्धति के लिए शासन करता है। एक्चुअल में क्या होता है, सरकार कुछ निश्चित यानी कि कुछ सिलेक्टेड व्यक्तियों का समूह है जो किसी भी राष्ट्र और राज्य, स्टेट और नेशन दोनों के लिए अलग अलग सरकारें होती हैं। ये क्या है, एक फिक्स टाइम के लिए होती हैं। 5 साल के लिए हमारी जो सरकार है वो चेंज हो जाती है। इनके 3 हमारे जो है अंग हैं। सबसे पहले विभिन्न निर्णय लेना है एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। किसी भी विषय से संबंधित, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे, स्कूल कहाँ बनेंगे, इन सब के लिए हमें सरकारों की ज़रूरत है। का दूसरा कर्तव्य है कि वो देश की सीमाओं की सुरक्षा करे और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखें। तीसरा, उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन यानी कि जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी फुलफ़िल करें। सुनामी या कोई भी नेचुरल क्लाइमेटी हो गई तो उसके टाइम पर जो पीड़ित लोग हैं, जो बेचारे जिनका नुकसान हुआ है, उन सब का सहायता करे, उनकी हेल्प करे। कोई विवाद है या किसी ने अपराध किया है तो लोगों को न्याय मिल सके। तो न्यायालय भी एक हमारा सरकार का ही अंग है। तो लोग हमारे जो हैं सरकार पे विश्वास करते हैं कि वो हमारी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। आगे है सरकार के स्तर। सरकार के 3 स्तर दिखाए हुए हैं यहाँ पर, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर एंड राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर क्या होता है, जो किसी गांव या शहर या किसी मोहल्ले की सरकार होती है, जैसे कि पंचायत। राज्य स्तर क्या होंगे, जो आपके राज्य होते हैं, जितने भी भारत में राज्य हैं उन सबकी पर्टिकुलर अलग अलग हमारी राज्य सरकार है। राष्ट्रीय स्तर क्या होती है, जो नेशन, पूरे देश के लिए सरकार होती है, जो पूरे देश का। सरकार एवं कानून क्या होता है, सरकार जो कानून बनाती है तो हमारा जो न्यायालय है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ, कि जितने भी हमारे लोग हैं वो सारे वो कानून मानेंगे जो भी हमारी सरकार ने बनाया है। क्या होता है, एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहता है देश में, अगर सरकार और जो कानून है ना वो मिल के काम करते हैं तो। आगे देखिए सरकार के प्रकार। सबसे पहले लोकतंत्र, दूसरा राजतंत्र। चलिए पहले लोकतंत्र को देखते हैं। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं और ऐसा वह चुनाव के माध्यम से करते हैं, यानी कि हम अपनी सरकार वोट डाल के अपने पर्टिकुलर प्रतिनिधित्व या फिर रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। दूसरी ओर क्या होती है, राजतंत्र। इसमें क्या होता है, राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। राजा या रानी ही जो है वो सरकार चलाते हैं, कोई और उसमें हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं कर सकता। और देखिए लोकतंत्र में क्या है, सरकार को हमें जवाब देना होता है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं है। अगर राजा या रानी ने कोई निर्णय लिया है तो उनको किसी को भी कोई सफाई नहीं देनी पड़ती, वो किसी के भी लिए आंसरेबल नहीं होते। वो जो भी डिसीजन लेंगे अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली लेते हैं। लेकिन लोकतंत्र, चलिए भारत में लोकतांत्रिक सरकार देखते हैं कि भारत में सबको पता है यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है और जो हम लोग वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में मूलभूत विचार क्या होता है, लोग नियम को या नियमों को बनाने में भागीदारी खुद बनते हैं। यानी कि आप कोई कानून बना रहे हैं तो आपने जो सरकार चूज़ की है वो लोग आपके बिहाफ में, सरकार जो में लोग जो बैठे हैं वो आपके बिहाफ में कानून बना रहे हैं, आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए कानून बना रहे हैं। पॉइंट क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार को आजकल क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। दूसरा, इसमें हम डायरेक्ट भाग नहीं ले सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, चुनावों के थ्रू भाग लेते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। एक ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें और जो गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देते थे। सिर्फ वही लोग भाग लेते थे जिनके पास प्रॉपर्टी है, स्पेशली मेल्स लोग, और फीमेल्स को भी इतना कोई पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। कोई उनका रोल नहीं था कि आप वोट डालें और अपनी सरकार को चुनें। बेसिकली क्या है, ये इक्वल राइट नहीं मिल रहा, तो इसके खिलाफ हमारे जो गांधी जी हैं या जो अन्य नेता हैं जिनको लगा कि भाई ये सारे देश के सिटीज़न हैं, चाहे फीमेल है, मेल है,
तो इन सबको एक राइट मिलना चाहिए, इनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए कि ये सब मिलकर अपने देश की सरकार को चुन सकें। भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जो पढ़े लिखे पुरुष लोग हैं सिर्फ उनको ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, सिर्फ पुरुषों को ही आप सरकार चुनने का हक दे रहे हैं और फीमेल्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक अन्याय मानी जाती थी और गांधी जी ने और भी हमारे बहुत सारे नेता हैं तो उन लोगों ने हमारे लिए बहुत सारी विरोध किए इन सब चीज़ों के लिए। तो देखिए गांधी जी ने इसके बारे में 1931 में क्या कहा है, एक यंग इंडिया पत्रिका है तो उसमें इन्होंने बोला है, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर बेचारा अपना पसीना बहा कर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने एक यंग इंडिया न्यूज़पेपर में दी है कि ये जो है इनइक्वालिटी हो रही है कि आप सिर्फ पैसा देख रहे हो और पैसों के बेसिस पे जो है आपको राइट दिया जा रहा है कि आप अमीर हो तो आप वोट दे सकते हो, अदरवाइज़ जिसके पास ईमानदारी है या जिसका चरित्र अच्छा है तो उसको कोई वोट देने के लिए आप लोगों ने उसको काबिल नहीं समझा है या सरकार चुनने का उसको राइट नहीं दिया है। तो ये गांधी जी के विचार थे। अच्छा देखिए यहाँ पर एक कटिंग लगाई है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, वो वोट फॉर वुमेन। यहाँ पे क्या है, पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो ऐसे ही कुछ महिलाओं ने अपने राइट के लिए, वोटिंग राइट के लिए कुछ मूवमेंट स्टार्ट किए जिस मूवमेंट का नाम रखा गया सफ़्रेज मूवमेंट। सफ़्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। एक्चुअल में क्या था, युद्ध में कुछ जो हमारे पुरुष थे उनको भेजा गया था और उन पुरुषों की जगह पर महिलाओं को काम करने के लिए बुलाया गया था। तो अब क्या है, ये जो जितनी भी रूढ़िवादी धारणाएं थी ना महिलाओं के अगेंस्ट कि ये नहीं कर सकती औरतें, वो नहीं कर सकती, तो अब सारी चीज़ें उन्हें याद आ गई कि महिलाएं ये भी कर सकती। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, महिलाओं को जो है निर्णय लेने के योग्य भी माना गया। महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की जो मांग थी उसकी आवाज़ को भी सुना गया। जगह जगह पर अपने लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया औरतों ने। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गईं बेचारी, भूख हड़ताल पर भी बैठी। फिर हमारा अमेरिका में 1920 और जो इंग्लैंड में है वो 1928 में वोट देने का अधिकार औरतों को मिल गया था। आगे देखिए, यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। तो अभी हमने पढ़ा यही सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से इसमें शॉर्ट में मैंने दिखाई हैं, तो आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो इसमें से बना सकते हैं। अमेरिका में जो है औरतों को इतने संघर्ष के बाद 1920 में सच में कह सकते हैं फिर जाके वोटिंग राइट मिल गया था, इतने संघर्ष के बाद। और इंग्लैंड में थोड़ा सा और स्ट्रगल करना पड़ा, ये चीज़ फिर 1928 में उन्हें जो है वोटिंग राइट दे दिया गया और उनको इस योग्य समझा गया कि ये जो औरतें हैं वो योग्य हैं किसी भी निर्णय या किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो हर एक चीज़ कर सकती हैं, ये नहीं कि महिलाएं वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। तो ये सब एक रूढ़िवादी या एक पिछड़ी हमारी सोच है लोगों की, इसीलिए महिलाओं ने वो चीज़ें करके दिखाई और लोगों को बिलीव करवाया कि आप हमें जो है अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हमें गलत समझ रहे हैं। तो एक्चुअल में जो है महिलाओं ने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।